Hello everyone, welcome to the class and today we are going to start talking about bad debts. तो bad debts क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है. देखो भाई, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि बैड डेप्ट कहलाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़, इनकम. ठीक, तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तुमने लेट्स से गुड्स सेल करे या सर्विसेज प्रोवाइड करी. जब तुम उसका बिल जनरेट कर रहे हो तो जो भी तुमने अमाउंट डाला है बिल में कि हाँ भाई मैं अपने काम का इतना पैसा लेता हूँ. अब अपना ही धंधा ले लेते हैं ना, अपना धंधा बहुत सिंपल है. वो कोई आया तुमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने, तुमने क्या करा, बहुत मेहनत करी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे और छोटा सा एक 50,000 का बिल बना दिया उसके नाम पे. जब बिल बन गया तो अगले महीने जब तुम्हारा रिटर्न जाएगा जीएसटी का, तो GSTR1 में वो बिल डालोगे. करेक्ट. अपने बुक्स में भी करोगे, एंट्री करोगे बिल की. क्या एंट्री होगी बिल की, मैं करके बताऊं. मान लो कि लेट्स से कोई एक कस्टमर का नाम मान लो, लेट्स से महेश. ये तुम्हारा कस्टमर है, तुम्हें महेश से पैसे लेने हैं. महेश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ सर्विसेज. आपने सर्विस दी थी ना महेश को, सेल ऑफ सर्विसेज, जो भी XYZ अमाउंट, लेट्स से 2 लाख. ठीक है. ये सेल ऑफ सर्विसेज कहाँ जाएगा, ये चीज़ कहाँ जाएगी दोस्त, ये PL में जाएगी, सेल्स की साइड में, यानी कि इनकम की साइड में. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा और इनकम की तरह रिकॉग्नाइज होगा. करेक्ट. यस. ये महेश भाई साहब क्या बन गए आपके, ये बन गए आपके डेटर. ऑलराइट. तो बैड डेप्ट बनने के लिए सबसे पहले तो इनकम बनना पड़ता है, डेट बनना पड़ता है. जब डेट बनोगे तब ना बैड या गुड बनोगे. तो ये जो महेश की डेट है, इसको हमने सबसे पहले क्या करा, इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया. पहला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया. ठीक. दूसरी बात क्या हुआ, वो जो डेट थी हमारी, वो भाई साहब इररिकवरेबल हो गई है. महेश का कुछ अता पता ही नहीं है. आज इस बात को साल भर हो चुके हैं. मैं महेश को रोज़ फ़ोन करता हूँ, महेश पैसे दे दो, महेश पैसे दे दो. महेश ने फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया मेरा. व्हाट्सएप पे भी सीन देख के इग्नोर कर देता है. अब क्या करें, लीगल नोटिस भेजें. हाँ जी, एक लीगल नोटिस भेजते हैं. वकील साहब को हमने बुलाया, महेश जी को एक लीगल नोटिस भेजी. महेश जी, आपने 2 लाख रुपए हमारे लिए हैं और हमें दे नहीं रहे हैं आप, और अब अगर आप नहीं देते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, हम कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे. हमारी लीगल नोटिस का भी कोई जवाब नहीं आया. अंत में हार मान के हमने उनके खिलाफ FIR कर दी पुलिस में और कोर्ट में केस डाल दिया कि भाई साहब आपने हमारे इतने पैसे लिए हैं, हमारा काम आपने हमसे काम कराया, हमें पैसे नहीं दिए. FIR तो खैर नहीं होती है, वो तो अब उस केस में कोर्ट केस ही होता है. वो सिविल केस है, सिविल का मैटर है. तो जो भी उन लोगों का प्रोसेस होता हो भाई, भगवान की दया से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ये सब करने की, तो बहुत डिटेल मेरे को नहीं पता है. लेकिन कोर्ट में अपना केस वेस होता है, तो उनको कोर्ट से फिर उनको आदेश आता है, फिर कोर्ट में उनको प्रेजेंट होना पड़ता है. अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे तो भाई डिसीजन उनके फेवर में नहीं आएगा और उनको डिमांड जारी होगी और पुलिस वाले उठा के लाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो बेसिकली आपने सब कुछ करके देख लिया, कोर्ट केस भी डाल के देख लिया, वो बंदा फरार है. अब वो अमाउंट क्या है, इररिकवरेबल. आपने पूरी कोशिश करी, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो. तो अब ये जो डेटर है, ये डेटर हमारा बन जाता है बैड डेटर. दिस इज अ बैड डेटर. तो इसकी जो डेट है ये बन जाती है हमारी बैड डेट. सबको क्लियर हुआ बैड डेट क्या होती है? कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने पहले इनकम की तरह बुक्स में दिखाया हुआ है, बट नाउ दैट इज इररिकवरेबल. डन. ओके. अगर कोई इररिकवरेबल इनकम है, कोई बैड डेप्ट है आपकी बुक्स में, तो आप सेक्शन 36(1) सेक्शन 36 क्लॉज 1 सब क्लॉज 7 के अंडर
आप उसको बैड डेप्ट में क्लेम कर सकते हैं। एकदम सिंपल चीज़ है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। पर बैड डेप्ट में बड़ा गेम होता है। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सपोज करो उधार पे सामान बेचा और नॉर्मली आपको 3 महीने में पैसा मिल जा रहा है, पर ज़रूरी तो नहीं हर कोई 3 महीने में दे दे। अब कोई नहीं दे रहा है, 4 महीने 5 महीने हो गए, तो क्या आप उसको बैड डेप्ट लिख सकते हो? क्या इनकम टैक्स एक्ट अलाउ कर देगा? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यार पहले तो कोशिश करो तुम वसूल करने की, अपने से बैड डेप्ट मत बोलो। अरे अगला नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, कहीं बिजी हो गया होगा यार, काम वाम में फंसा होगा, नहीं याद रहा होगा उसको। तुम याद तो दिलाओ उसको, प्यार से फ़ोन तो करो, क्या भैया पैसे नहीं आए आपके, उनको नोटिस तो भेजो कि यार भैया आप पैसे नहीं दे। अगर उन फ्यूचर बैड डेप्ट का कुछ अमाउंट रिकवर हो गया तो सर, तो बेटा उसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बैड डेप्ट की बात कर रहे हैं। रिकवर होता है तो वो इनकम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बारे में आगे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है अपना? इनकम बनना। एक ये जो एक्सप्लेनेशन वाला जो पेज है ये क्या कहना चाहता है कि यार अगर इनकम आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो बैड डेप्ट का क्लेम आप नहीं ले सकते। जैसे द एसएससी गिव्स एन एडवांस ऑफ ₹10,000 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू मिस्टर एक्स। एसएससी ने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये दिए कि भाई साहब मुझे आपसे रॉ मटेरियल ख़रीदने हैं, ये 10,000 एडवांस के तौर पे ले लीजिए, जब आप वो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में पहुंचा देंगे तो बाकी की पेमेंट आपको मिल जाएगी। इस बारे में डील हुई मिस्टर एक्स के साथ। मिस्टर एक्स के साथ क्या हुआ उस दौरान कि भाई समय सही नहीं चल रहा था, ही वेंट बैंकरप्ट, और वो जो 10,000 का एडवांस था वो भी रिकवर नहीं हो रहा है। ना तो वो माल सप्लाई कर पा रहा है, ना हमारा एडवांस का पैसा लौटा रहा है। अब क्या करें? एसएससी ने सोचा कि यार मेरे तो 10,000 रुपये डूब गए, क्या करें इसका। उसको याद आया कि हाँ एक सेक्शन बनाया था गवर्नमेंट ने बैड डेप्ट करके, वो सेक्शन में ना अगर कहीं पैसे डूब जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो हम उसका क्लेम ले सकते हैं। तो वो दौड़ा दौड़ा गया अपने पीएल अकाउंट में, उसने बैड डेप्ट का क्लेम ले लिया। जैसे ही वो क्लेम ले रहा था उसके सीए साहब आ गए, बोले अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा सर बैड डेप्ट का क्लेम ले रहा हूँ, मेरा पैसा डूब गया है। सीए साहब ने समझाया जो 10,000 आपने एडवांस दिए थे अपने सप्लायर को, उसको क्या इनकम की तरह कभी रिकॉग्नाइज किया था आपने? तो बोलता है नहीं सीए साहब कैसी बातें कर रहे हैं, वो इनकम कहाँ थी, वो तो मैंने एडवांस दिया था ना, वो तो परचेज भी नहीं था, वो तो पीएल में गया ही नहीं था, कहीं रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ था पीएल में। तो सीए साहब कहते हैं कि भाई साहब जब आपने उस इनकम को अपने प्रॉफिट लॉस, पहली बात तो इनकम थी नहीं, पर जब आपने उस चीज़ को अपने बुक्स में इनकम की तरह ट्रीट ही नहीं किया तो उसके अगेंस्ट एक्सपेंस कैसे क्लेम कर सकते हो? एक्सपेंस तभी अलाउड होता है दोस्त जब उसके अगेंस्ट सामने कोई इनकम खड़ी हो। वो भले इनकम हुई नहीं हुई वो अलग बात है, वो ज़ीरो हो गई, इनकम एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, वो होता है कभी कभी। बिजनेस चालू किया, कोई धंधा नहीं आ रहा है, पर खर्चे होते जा रहे हैं, पर एटलीस्ट एक जेन्युइन बिजनेस है आपका, उस इनकम को कमाने के लिए आप कुछ तो कोशिश कर रहे हो, कुछ तो खर्चे कर रहे हो। यहाँ क्या है, यहाँ जो आपने एक्सपेंस करा, जो आपने एडवांस दिया, उस एडवांस की एंट्री क्या करी होगी? आपने सिंपली एडवांस की एंट्री करी होगी कि मिस्टर एक्स डेबिट टू एडवांस फॉर रॉ मटेरियल, ऐसी कोई एंट्री करी होगी ना? बोलो भाई, है ना? तो ये मिस्टर एक्स भी क्या हो गए, ये डेट बन गए, लेकिन ये एडवांस फॉर रॉ मटेरियल कहाँ गया? ये भी तो बुक्स में चला गया ना लाइबिलिटी, अरे एसेट के तौर पे, लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स वाली जो हेडिंग होती है उसमें चला जाएगा। पीएल में कुछ गया ही नहीं, इनकम कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई। तो बैड डेप्ट का खर्चा तभी अलाउ होता है जब आपने पीएल में इनकम कभी रिकॉग्नाइज की थी, लेकिन हाँ वो पैसा भाई मिल नहीं पाया, इसलिए बैड डेप्ट का क्लेम मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर? ओके। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ है वो और बता दूं कि अगर कोई खर्चा किसी स्पेसिफिक सेक्शन में अलाउ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी अलाउ नहीं होगा। ये जो इस एसएससी के 10,000 रुपये डूबे हैं ना रॉ मटेरियल के,
उसको वो क्लेम करेंगे एज अ ट्रेडिंग लॉस अंडर सेक्शन 37(1). इस तरह से बाकी भी आप जो खर्चे देख रहे हो, जो भी जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है, वो हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक हेड में फॉल ना कर रहा हो, तो वो स्पेसिफिक हेड पढ़ते समय आपको बोला गया हो कि ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है तो वो बाद में आगे चल के अलाउ होता है। ठीक, अब आगे बढ़ो। अरे देखो, बैड डेट रिकवरी की बात आ गई सीधे। चलो, जब बैड डेट रिकवरी की बात आई गई है तो कर ही लेते हैं। आपने किसी साल कोई इनकम क्लेम करी थी, लेट्स से प्रीवियस ईयर 2021 में, लेकिन वो पैसा वसूल नहीं हुआ, आपने उस इनकम को माइनस करके खर्चा क्लेम कर लिया बैड डेट का। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फिगर्स लिख लेते हैं। 100 रुपये की इनकम थी, उसमें से 20 रुपया आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये पैसा तो नहीं रियलाइज़ हो रहा है, हमने लीगल नोटिस भी भेज के देख लिया, कोर्ट भी बुला लिया, सब कर लिया। तो उस साल आपने सिर्फ 80 रुपये की इनकम रिकॉग्नाइज करी। अगले साल क्या हुआ, 2021-22 में, कि आपने कोई बिज़नेस तो नहीं किया, लेकिन वो जो 20 रुपये आपके डूब गए थे, वो एक ईमानदार आदमी था, उसने आके वापस कर दिए। बैड डेट्स आपकी रिकवर हो गई। कितने की? 20 रुपीज़ की। तो ये जो 20 रुपीज़ पे आपने वहाँ पे टैक्स नहीं दिया था, जिसका खर्चा क्लेम किया था, वो आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करोगे, उसको इनकम मानोगे, और उस पे जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स दे दोगे। डन। हाईलाइट कर दें इस बात को कि बैड डेब्ट subsequently recovered, it shall be deemed to be income under the head PGBP in the year in which the amount is recovered, previous year in which the amount is recovered. बिजनेस आपका एग्जिस्टेंस में, सर अगर बैड डेट फुली रिकवर नहीं हुआ तो जितना रिकवर हुआ उतना इनकम मान लेंगे। भाई 20 रुपये मेरे डूबे हुए थे, अब 20 रुपये में से मेरे को 5 ही रुपये मिले, तो 5 रुपये की इनकम मान लेंगे। बाकी तो 20 का हमने खर्चा पूरा क्लेम कर ही लिया है, उसमें कहाँ कुछ पेंडिंग है। 20 का पूरा खर्चा क्लेम किया, जितना जितना मिलता जा रहा है उतना उतना इनकम रिकॉग्नाइज करते जाएंगे सेक्शन 41(4) में। डन। एक क्वेश्चन कर ही लो। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल ही है बस। 1 लाख रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर ए, SSC राइट्स ऑफ 40,000 इज बैड डेब्ट, फिर 70,000 मिल जाता है। हाँ, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। चलो ये देख लो। 1 लाख रुपए हमें लेने थे मिस्टर ए से, 1 लाख नहीं मिल रहे। लास्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट? सौरभ, इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही भाई? तो बड़ा सिंपल पॉइंट था, हमारे पैसे डूब गए थे, वापस आ गए तो हमने इनकम मान ली उसको, जिस साल आए उस साल मान लिया। Do you want to unmute yourself to clarify your question? सौरभ बाबू, अगर कंपनी बंद हो गया तो कंपनी बंद हो गया तो नहीं, ये कह रहा है कि बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। देखो मेरी बात समझो, अगर सपोज करो हमने एक ट्रैवल कंपनी बनाई, ठीक है, वो कंपनी में हम ट्रैवलिंग का काम करते थे, मतलब लोगों के टिकट्स बुक करना, उनके पैकेजेस बुक करना, ट्रैवल कंपनी थी हमारी नॉर्मल। उस ट्रैवल कंपनी में एक क्लाइंट का हमने बहुत बड़ा टूर प्लान किया था, करीबन 10-20 लाख रुपए उससे मिलने वाले थे, पर उसने दिए ही नहीं कभी पैसे। ऐसे ही क्लाइंट्स की वजह से करते करते ट्रैवल का काम डूबने लगा, तो हमने क्या करा, वो ट्रैवल का बिजनेस ही बंद कर दिया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू कर लिया। भाई चूँकि हम ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं तो भाई कई देशों में हमारा उठना बैठना आना जाना रहता है, कहीं सेटिंग बैठ गई, हमने काम ऐसा किया कि इस कोई सस्ती कंट्री से उठा के कोई महंगी कंट्री में सामान बेच दे रहे हैं भाई, जहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, और ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिज़नेस सेटअप हो गया। अब जो प्रीवियस ट्रैवल का बिज़नेस था वो बंद हो चुका है। कोई ट्रैवल वाला जो बंदा है वो देखता है कि यार इन लोग का तो भाई बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सोचता है यार ऐसा करते हैं मैं भी घुस जाता हूँ इन लोग के साथ। आता है हमसे बात करने की, भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब है, मुझे भी कुछ पार्टनरशिप दे दो, इसमें कुछ पैसे ले लो मेरे से, इन्वेस्टमेंट ले लो, पार्टनरशिप करते हैं।
मैंने कहा इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की बात करने से पहले जो आपके पुराने पैसे डूबे थे वो तो वापस करो। वो कहता है अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, 10-20 लाख के छोटे अमाउंट के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो अभी देता हूँ। उसने इमीडिएटली हमें पैसे 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन क्या मेरा वो ट्रैवल का बिज़नेस अभी भी चल रहा है? नहीं, ट्रैवल का बिज़नेस तो अब बंद हो गया, अब तो मैं दूसरा बिज़नेस कर रहा हूँ। खैर स्पेशली इनफैक्ट कंपनी वर्ड ना यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर प्रोप्राइटरशिप की तरह सोचो कि मेरा ही ट्रैवल का काम चल रहा था, मैंने ट्रैवल का बिज़नेस बंद कर दिया, मैंने दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो भले वो मेरा बिज़नेस बंद हो गया और ट्रैवल का, मेरा पैन नंबर तो ज़िंदा है ना। इनकम टैक्स के लिए तो हम आज भी वही आदमी हैं जो पहले हुआ करते थे। आज भी मेरे वही ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होंगे, आज भी मेरी वही सब कैलकुलेशन चल रही होगी। अगर प्रीमियरी एक्सपेंसेस का जो 1/5 करके कटता है, ये सारी चीज़ें वो उसी पैन पे जो चल रही थी वही चलती रहेगी। पैन तो कंटिन्यूएशन में है। तो भले मेरा बिजनेस बंद हो गया है, लेकिन अगर मेरा पैन नंबर चालू है, उस पैन नंबर पे हम ITR भेज रहे हैं, तो जो बैड डेब्ट्स रिकवर हुई वो उसी अकाउंट मतलब उसी पैन नंबर पे एज एन इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। बिजनेस चल रहा हो या ना चल रहा हो उससे अंतर नहीं है। कंपनी से केस में प्रॉब्लम है। अगर मैंने ट्रैवल की कंपनी बनाई थी तो हो सकता है अगला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए मैं ट्रैवल की कंपनी को पहले स्ट्राइक ऑफ करवाऊंगा, बंद करवाऊंगा, और उसके बाद एक नई कंपनी खोलूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। नई कंपनी का नया पैन नंबर होगा, तो पुरानी कंपनी के पैसे अगर नई कंपनी में आते हैं तो ज़रूर वो इनकम की तरह तो ट्रीट होंगे, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवरी वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे। अब वो बैड डेब्ट्स की रिकवरी नहीं है, नई कंपनी की तो वो डेट ही नहीं थी। नई कंपनी ने तो उसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था अपने बुक्स में, तो उसका फिर क्लेम ही नहीं लिया था बैड डेब्ट की तरह। तो वापस जब वो खर्चा वापस मिल रहा है, जो हमने खर्चा क्लेम किया था वो वापस मिल रहा है, तो हम उसको बैड डेब्ट रिकवरी में कैसे क्लेम कर सकते हैं? उसको नॉर्मल किसी और सेक्शन में अदर इनकम में करके दिखा देंगे। PGBP में उसको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बिजनेस चल रहा है, सेम पैन नंबर कंटिन्यू हो रहा है, हाँ, तब वो PGBP के हेड में जाएगा। अब समझ में आई बात? यहाँ सारा खेल पैन नंबर का है, सारी चीज़ें पैन नंबर बेस्ड है। डन? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये एग्जांपल देख लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमने मिस्टर ए को 1 लाख रुपए, हमें मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लेने थे, पर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो 40,000 रुपये तो कंफर्म नहीं देगा, अगर बहुत दिया इसने 60,000 तो दे सकता है। मान लो मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें कोर्ट कह रहा है कि हाँ भाई 40,000 रुपये तो कंफर्म है, आपको नहीं देने हैं या मिल जाएंगे, या उनको आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदे ने हाथ खड़े कर दिए कोर्ट में जाके कि भैया मेरे पास तो 60,000 रुपये, मैं 1 लाख इनके कहाँ से लौटाऊँ। तो 40,000 तो हमने मान लिया कि चलो यार डूबने वाला है, बाकी 60,000 शायद मिल जाए, हम लड़ते रहें कोर्ट में। तो हमने अपनी बुक से 40,000 एज बैड डेब्ट राइट ऑफ कर लिया कि ये तो खर्चा नहीं, ये तो खर्चा ही है, नुकसान है, ये पैसा नहीं मिलने वाला। कब किया? बहुत पहले 31 मार्च 2015 में ही हम ये बात समझ गए थे कि ये 40,000 तो नहीं मिलने वाला। लेकिन 31 मार्च 2020 को अचानक से हमें 70,000 रुपये मिल गए। अब देखो बैड डेब्ट हमने कितनी क्लेम करी थी? 40,000 की। तुम इसमें प्रोसेस समझो, कई चीज़ें हिडन है इसमें। मैं इसको ओपन करके अगले पेज में आपको समझाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ होगा, 1 लाख रुपए, इसको हमने पता है क्या माना होगा, अपनी बुक्स में इनकम माना होगा, बकायदा इस पे टैक्स पे किया होगा, है कि नहीं? 1 लाख रुपए की हमने कोई सेल करी किसी को, तो हमने बुक्स में एंट्री कर ली 1 लाख रुपए में मिलने वाले हैं, हमने उसको इनकम माना, उस पर टैक्स पे करा। बाद में बहुत दिन तक हम लड़ते रहे, पता चला कि यार 40,000 रुपये तो डूब ही गया है, तो हमने 40,000 का क्या किया, बैड डेब्ट्स का एक्सपेंस क्लेम किया। बैड डेब्ट्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सपेंस। तो इतने का हमारा टैक्स सेव हो गया। गवर्नमेंट बैड डेब्ट्स का खर्चा क्यों अलाउ करती है? गवर्नमेंट कहती है कि यार इस बेचारे का पूरा पैसा हमने मान लिया था कि इनकम है, उस पर टैक्स भी कलेक्ट कर लिया था, पर 40,000 तो बेचारे को मिले ही नहीं, तो चलो उस पर जो टैक्स बनता है उसमें राहत मिलनी चाहिए, इसलिए खर्चा क्लेम करने के लिए अलाउ कर देते हैं। 40,000 का खर्चा अलाउ हो गया।
बाद में क्या हुआ आगे चल के भाई साहब, 70,000 वापस आ गए, 70,000 वापस आ गए। अब इसका क्या किया जाए, बड़ी समस्या है सर। अगर 70,000 वापस आ गए हमारे, इसका मतलब ये है कि जो 40,000, 40,000 का 70,000 कहाँ आया, टोटल तो 1 लाख लेना था ना, आया तो कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ 40,000 को बैड डेप्ट माना था। तो ये 40,000 क्या हो गया आपका, ये तो बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया, 40,000 बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। बाकी का जो 30,000 है वो, उसका क्या हुआ यार, ये जो बाकी का 30,000 है ना, इट वॉज ऑलरेडी recognized as income and taxes were paid, तो आप क्या करना, डबल टैक्सेशन करेंगे क्या हम, कोई ज़रूरत नहीं है, डबल टैक्सेशन थोड़ी करना है यार। एक बार तो हमने 1 लाख पे टैक्स दिया ही था, हमें बेनिफिट कितने का मिला था, सिर्फ 40,000 का हमने उसमें से रिवर्स कर लिया। तो जब बैड डेप्ट रिकवर हो रही है तो 40,000 जो है उसको हम मानेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड, उसको हम इनकम ट्रीट करेंगे क्योंकि उसका हमने बेनिफिट लिया था, उस पर जो टैक्स बनता है टैक्स देंगे। बाकी का जो 30,000 है उस पर तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, करेक्ट, यहां तक क्लियर है। और देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, 70,000 रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर ए, हियर 60,000 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिकवर्ड टुवर्ड्स द डेट एंड 10,000 टुवर्ड्स रिकवरी बैड डेट ऑफ 40,000। एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। 70,000 में से इनका कहना है 70,000 अगर रिकवर हुआ है तो बैड डेप्ट्स रिकवर्ड में सिर्फ 10,000 ही क्यों डालेंगे भैया, रुको देखें। तो एकदम गलत लिखा है दोस्त, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है भाई। ओ हो, ये पढ़ के तो बच्चे कंफ्यूज ही हो जाएं, ये ऐसा क्यों पढ़ा हुआ है। आई थिंक आई हैव टू हैव इट करेक्टेड, आई हैव टू गेट इट करेक्टेड। बाप रे बाप, ये कैसी बकवास बातें कर रहा है, लो, बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। या तो मेरे को लग रहा है कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है अमाउंट में। 1 लाख रिकवरेबल था जिसमें से 40,000 हमने बैड डेप्ट इधर राइट ऑफ किया, फिर कई सालों बाद हमें 2020 में 70,000 मिल गया। जैसे ही हमें पैसे मिले, पहला काम तो ये करना है कि जिन अमाउंट को हमने बैड डेप्ट मान लिया था, उसका खर्चा क्लेम कर लिया था, पहले हम उसको रिवर्स करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसका कुछ नहीं करना है। ईयर के बाद कहाँ पे, इस पेज में कह रहे हो भाई आकाश, अभी जो कट किया ये, यार ये गलत कह रहा है भाई, तो मैं कह रहा हूँ इसलिए तो कट किया मैंने, ये पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ये कह रहा है कि हमें 70,000 रुपये मिले हैं जिसमें से 60,000 जो है हम मानेंगे कि नॉर्मल जो हमारी डेट खड़ी थी वो रिसीव हो गई है, और सिर्फ 10,000 जो है उसका बैड डेप्ट की रिकवरी दिखाएंगे आउट ऑफ 40,000। क्यों भाई, कोई रीज़न नहीं है उसका। 30,000 कहाँ से आ गया भाई, तुम ये छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, ये गलत लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैं इसको हाथ के हाथ सही कर देता हूँ, रुको देखूँ, ये इमेज के फॉर्मेट में, शायद इमेज के फॉर्मेट में, इसको बाद में ठीक करना। तुम ऐसे समझो, ये समझो तुम, 1 लाख रुपए हमने अपनी सेल्स दिखाई थी, अपनी इनकम दिखाई थी, उस पर टैक्स पे करा था, हो सकता है ये किसी और साल में हुआ हो, लेट्स से 2013-14 में हुआ था, और 40,000 हमने राइट ऑफ कर दिया मान लो
15-16 में। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि भाई 1 साल 2 साल बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि 40,000 रुपये तो नहीं मिलने वाले, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें से 70,000 मिल गए। अच्छा, अभी समझ में आया वो 10,000 वाली बात क्यों बोल रहा है। रुको रुको रुको, मैं ही भोला हूँ, इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, अब समझ में आया, ये गलत नहीं बोल रहा है, अभी समझ में आया। रुक जाओ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अनदर पेज। इनफैक्ट इसको भी इरेज करना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ। ओके, नाउ इट मेक्स सेंस। हम लोग का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत था। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी समझाता हूँ। अब समझ में आया ये क्या बोल रहा है। ओके, दीपक क्या कह रहा है, नॉर्मल बिजनेसमैन बैड डेब्ट्स क्लेम नहीं कर सकता ना, तो ये क्वेश्चन में कैसे कर रहा है। दीपक बाबू क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। बैड डेब्ट्स का मतलब मेरा पैसा डूब चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो मैं पहले से ही अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग करके प्रोविजन बना ले रहा हूं। ओके, डन। ये बात समझ में आई दीपक। ओके, तो बैड डेब्ट्स क्लेम अरे ऑफ कोर्स क्लेम हो सकता है। ये देखो, यही तो पढ़ ही रहे हो तुम, ये देखो, स्पेशली अलग से सेक्शन है, सेक्शन 36(1)(7। ये साफ साफ बोल रहा है भाई, तुम्हारा पैसा जब एक्चुअली डूब गया तब तो गवर्नमेंट क्लेम देती ही देती है। गवर्नमेंट कहती है पहले से प्रोविजन बना के मत रखो। प्रोविजन सबको अलाउ नहीं है। प्रोविजन का एक्सपेंस किसको अलाउ होगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को अलाउ होगा। लेकिन एक्चुअल बैड डेप्ट हो गई तो कोई भी क्लेम कर सकता है भाई, जेन्युइनली मेरा पैसा डूब गया है। ठीक है, आओ चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था, 10,000 क्यों बोल रहा था मैं बताता हूँ। टोटल आपने 1 लाख की सेल करी, ठीक है। 1 लाख की सेल में आपको एक्चुअल पैसे कितने मिले, 70,000 मिले। 30,000 अभी भी बाकी है, करेक्ट। यस, तो ये कह रहा है कि भाई ये 1 लाख में से, देखो लेट मी राइट इट डाउन हियर, ये कोने में अलग से छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। भैया 1 लाख का हमने सेल करा था, 70,000 का हमने 70,000 रुपये हमें मिल गए, हमारे 30,000 रुपये और बाकी हैं। 30,000 रुपये अभी और बाकी हैं। गवर्नमेंट बोलती है अरे भाई तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे 30,000 बाकी हैं, पर तुमने तो 3-4 साल पहले 40,000 का क्लेम ले लिया था। तो मैं कहता हूँ कि सर आप सही कह रहे हैं, उस समय मुझे लगा था कि मेरा 40,000 रुपये डूबेगा और मुझे 60,000 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें क्या हुआ कि मेरे 30,000 रुपये डूबे और बाकी के 70,000 मिल गए। इसका मतलब हमने 10,000 का एक्सेसिव बैड डेब्ट्स का खर्चा क्लेम कर लिया था। 10, इसको मैं ऐसे अलग से लिख दो, रुको। 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 10,000। ये जो 40,000 माइनस 30,000 करके 10,000 आया, ये क्या है, एक्सेस बैड डेट क्लेम्ड। एक्सेस बैड डेट क्लेम्ड। जब हमने एक्सेसिव बैड डेट क्लेम किया था 10,000, उसको हम क्या करेंगे, वापस रिवर्स कर देंगे। बैड डेप्ट का रिवर्सल क्या होता है, बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। तो ये 10,000 को हम अपनी इनकम मान लेंगे अलग से, एज बैड डेट्स रिकवर्ड। यही कह रहा है ये आखिरी लाइन में। अब समझ में आया, इसलिए बोल रहा है कि 60,000 तो जो नॉर्मल हमारे डेट की रिकवरी है उसको उसके लिए ले लेंगे, 10,000 हम ले लेंगे रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट ऑफ 40,000 के लिए। तो वो जो 10,000 है वो हमारी उस साल की टैक्सेबल इनकम बन जाएगी जिस साल में हमें पैसा मिला है। अभी समझ में आया हिसाब, बोलो भाई। ओके, यस, क्लियर, कुछ क्लियर हुआ।
अरे आकाश बाबू, ऐसे कुछ कुछ बोलोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, पूरा क्लियर करते हैं ना। तुम पता है क्या करो, खुद से ऐसे सोच के, मैं चलो दूसरे इसको क्या करते हैं, एक फ्रेश पेज में फिर से ये बात को मैं लिखता हूँ, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा लगे। वेट, फिर से लिखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि दिस इज़ द ईयर 2019-20। 1920 में क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपए की सेल्स करी, 1 लाख रुपए की सेल्स करी। जब आपने सेल्स किया तो उसको पीएल में दिखाया गया होगा, इनकम की तरफ, इनकम की साइड में दिखाया गया होगा, उस पर टैक्स भी पे किया होगा आपने। 1 लाख आपकी इनकम है, आपने उस पर पूरा का पूरा टैक्स पे कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 2020-21 में कि मान लो कोई विवाद हो गया, कोई कोर्ट में केस हो गया, और अगला बोल रहा है कि भैया मैं 40,000 रुपये आपके नहीं दूंगा, कुछ आपकी सर्विस में प्रॉब्लम थी, गुड्स में प्रॉब्लम थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी प्रॉब्लम बता दिया। 2021 में आपने क्या करा, गवर्नमेंट के पास आप गए और आपने कहा कि भैया 40,000 जो है ना वो मेरा बैड डेब्ट्स हो गया है सर, वो पैसा मुझे वसूल नहीं हुआ। तो ये भी पीएल में जाएगा एज एन एक्सपेंस, और इससे आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। अब ये बात समझ में आ रही है। आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने बोला कि भैया ये देखो हमारा तो कोर्ट का केस चल रहा है और इसने साफ साफ 40,000 देने से मना कर दिया है, हमने लीगल नोटिस भेजा, सब भेजा, 40,000 देने से मना कर रहा है, तो ये मेरे पैसे डूब गए। अब हमने आपको पूरा 1 लाख पे टैक्स दिया था, पर अब मेरे 40,000 डूब गए हैं, तो मुझे 40,000 का क्लेम चाहिए। तो इनकम टैक्स में 40,000 का खर्चा हमने क्लेम करा, ओके, ऑल गुड। इनकम टैक्स में 40,000 का खर्चा क्लेम करने से हमारी जो ओवरऑल डेट है, जो पैसा हमें वसूल करना है कस्टमर से, अपने डेटर से, वो तो कम होता नहीं है, वो तो 1 लाख का 1 लाख ही खड़ा है अभी, है ना। मैंने बुक्स में से अपने 40,000 घटा दिया, मैंने अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर लिया, लेकिन मेरा क्लेम उनके अगेंस्ट कितने का था, कोर्ट में तो 1 लाख का केस चल रहा था। मैं बोल रहा था पूरे पूरे 1 लाख रुपए मेरे वापस करो, वो बोल रहा था कि नहीं यार 40,000 तो मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा ये गुड्स ख़राब था, ये सर्विसेज ख़राब था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहानेबाजी कर रहा है। लेकिन मेरा तो कोर्ट में केस कितने का चल रहा है, पूरे 1 लाख का। अगले साल क्या होता है कि कोर्ट जो है वो मेरे हक में फ़ैसला सुनाता है। कोर्ट कहता है यार कि देखो कम से कम 70,000 तो तुम्हें अभी के अभी देने पड़ेंगे। जो मेरा पैसा लेके बैठा है ना, उससे बोलता है कोर्ट की 70,000 तो आपको इनको देना ही पड़ेगा, उतना तो इनका जेन्युइनली बनता है, फिर हम आगे बात करेंगे। 70,000 हमें मिल गया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अगले साल, ठीक। जब ये 70,000 हमें मिला तो गवर्नमेंट की तो नज़र तुरंत पड़ी, भैया पिछले साल 40,000 का खर्चा क्लेम किया था, 70,000 मिल गए उसको। जैसे ही गवर्नमेंट दौड़ के आती है मेरे दरवाजे कि मेरे को टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए इस पे, मैं उसको याद दिलाता हूँ कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, पूरे के पूरे 1 लाख पे मैंने टैक्स दिया था, और बेनिफिट कितने का लिया था, रिवर्स कितने का करवाया था। एक तरह से देखा जाए तो बैड डेब्ट्स क्या है, सेल्स का रिवर्सल ही तो है। सेल्स को जब आप रिवर्सल करते हो, भाई इतने पैसे हमने सेल्स में इनकम की तरह रिकग्नाइज किया था, अब वो इनकम नहीं हो रही है, तो उसको रिवर्स करके हमने खर्चा क्लेम कर लिया 40,000 का। तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि सर ये जो 70,000 मिला है ना, आप समझो कि 1 लाख पे तो हमने ऑलरेडी आपको टैक्स दे दिया था, रिवर्सल कितने का लिया था, 40,000 का, यानी हम अभी भी आपको 60,000 की इनकम पे टैक्स दे चुके हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 2021 में जब हमने 40,000 का क्लेम लिया तो नेट इम्पैक्ट इसका क्या हुआ, 1 लाख की सेल में से 40,000 का बैड डेब्ट का क्लेम, यानी 60,000 रुपये जो है ये वो इनकम है जिस पे आप टैक्स पे कर चुके हैं और कोई भी रिवर्सल नहीं करवा रहे हैं, करेक्ट। लेकिन क्या ये इनकम एक्चुअली मिली है आपको, ये 60,000 क्या आपको एक्चुअली मिला है, नहीं मिला है, पूरा का पूरा 1 लाख फंसा हुआ है हमारा। तो जब ये रिकवर हो रहा है डेटर से,
तो हम पहले तो यही बोलेंगे ना कि भैया ये 70,000 में से 60,000 तो हमारी ऐसी इनकम रिकवर हुई है जिस पे हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था। कब? 1920 में। बोलो, ये बात समझ में आई? अब अपना ये जो 10,000 एक्स्ट्रा मिला है अपने को, हाँ, ये 10,000 ऐसा है कि जिसका हमने बैड डेप्ट क्लेम करा था, इस पे हमने टैक्स नहीं बचाया, पे किया था, इसके हमें टैक्स की सेविंग मिल गई थी, तो ये बैड डेप्ट रिकवर्ड माना जाएगा और इस बैड डेप्ट रिकवर्ड पे हम करेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे, इसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे और इस पे टैक्स पे करेंगे। सर 10,000 पे और देना होगा टैक्स, राइट? नहीं, हम और नहीं दे रहे हैं आकाश। जब तुम कह रहे हो कि और देना होगा तो तुम्हारे मन में कहीं बैकग्राउंड में ये बात चल रही है कि हमसे और टैक्स लिया जा रहा है। और टैक्स नहीं लिया जा रहा तुमसे। हाँ, जो टैक्स तुम्हारा बनता था वही लिया जा रहा है। तुमने 40,000 का बेनिफिट ले लिया था ना, तो गवर्नमेंट कह रही है कि 40,000 का बेनिफिट दिया था तुम्हें, 40,000 का पैसा डूब गया तुम्हारा, ये मान के हमने तुम्हें 40,000 का बेनिफिट दिया था, लेकिन तुम्हारा एक्चुअली पैसा कितना डूबा? सिर्फ 30,000। 1 लाख में से 70,000 तो मिल ही गए। तो तुम्हारा एक्चुअली अगर 30,000 ही पैसा डूबा और तुमने क्लेम 40,000 का किया था, तो जो एक्स्ट्रा क्लेम किया था उसको रिवर्स कर लो। 40,000 का बैड डेप्ट क्लेम किया था, 10,000 का रिवर्स कर लो, तो तुम्हारा 30,000 का बैड डेप्ट का क्लेम रह जाएगा, विच इज़ फेयर, क्योंकि 30,000 तुम्हें नहीं मिले हैं। जो 10,000 तुम्हें एक्स्ट्रा तुमने क्लेम कर लिया था उसको रिवर्स कर दो, उस पर इस साल टैक्स दे दो। अब क्लियर है दोस्त पूरी कहानी? चलो, अब आइए, बड़ा मज़ेदार केस है पीके कमल का। ये बैड डेप्ट्स का ही टॉपिक चल रहा है, इसमें केस स्टडीज़ हैं कुछ। देखो, एक पार्टनरशिप फर्म थी दोस्त, उस फर्म ने क्लेम करा था बैड डेप्ट 1 लाख रुपए का इन द प्रीवियस ईयर 2013-14। फर्म बाद में डिसॉल्व हो गई एंड वॉज टेकन ओवर बाई अ पार्टनर मिस्टर ए। नए पार्टनर आए, मिस्टर ए, पुरानी फर्म डिसॉल्व हो गई और नए पार्टनर मिस्टर ए आए। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए बैड डेप्ट जो है वो रिकवर कर लिया। कब? 31 मार्च 2020 को। अब क्या होगा? सेक्शन 41(4) के एप्लीकेबिलिटी के लिए ये सेक्शन कहता है कि भाई जिसने बैड डेप्ट का क्लेम लिया था, हु क्लेम द डिडक्शन ऑफ बैड डेप्ट, और जो रिकवर कर रहा है मस्ट बी द सेम पर्सन। ठीक, अगर हमने फर्म को बैड डेप्ट अलाउ किया था, फर्म ने रिकवरी कर दी, तो सेक्शन 41(4) अट्रैक्ट होगा और जितना पैसा रिकवर हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट इफ़ द फर्म इज डिसॉल्व्ड, अब वो फर्म है ही नहीं, अब वो ख़त्म हो चुकी है और बिजनेस जो है वो कंटिन्यू किसी और पार्टनर से चल रहा है, तो अब ये जो रिकवरी है ये सेक्शन 41(4) को अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों? सिंस द एसएससी हैज़ चेंज्ड। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई होगी और नई पार्टनरशिप फर्म बनी होगी तो उसका नया पैन नंबर आ गया होगा। ओके, अब नया पैन नंबर आ गया मतलब कि ये जो पैसे आए हैं अब ये पुराने पैन नंबर में नहीं जाएंगे, उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई, वो तो डिसॉल्व हो गई। अब ये पैसे किसके हो गए? अब ये नए पार्टनर के हो गए। इस केस में वो कैपिटल रिसीट की तरह टैक्सेबल हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ने वो पैसा अपने पास रख लिया है। ठीक, अगर ये मान लो फर्म के अकाउंट में पैसा आता तब क्या होता? यहाँ तो एग्जांपल में लिखा है ना कि मिस्टर ए ने रिकवर करा, मिस्टर ए रिकवर्स। अगर मान लो ऐसा होता कि एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है एबीसी और मेसर्स एबीसी जो है वो डिसॉल्व हो रही है और फिर उसी का बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए नई कंपनी बन रही है, नई फर्म बन रही है मेसर्स डीईएफ, और डीईएफ को वो पैसे मिल रहे हैं बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, तो वो बैड डेप्ट्स कभी डीईएफ के थे ही नहीं, नया पैन नंबर है,
सेम रीज़न। इस तरह से पार्टनर के केस में भी सेम चीज़ है कि भाई जिस पैन नंबर पे पहले कभी बैड डेब्ट्स का खर्चा क्लेम किया गया था वो पैन नंबर तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में नहीं जाएगा। अब ये पूरी की पूरी तरह कैपिटल रिसीट मान के पार्टनर्स के हैंड में या नई फर्म के हैंड में, जिसने भी अपने अकाउंट में पैसे मंगाए हैं उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट इन PGBP, नॉट इन सेक्शन 41(4). पैसे मिले हैं तो टैक्सेबल तो होंगे ही, बट नॉट इन दिस सेक्शन, नॉट इन दिस कैटेगरी। डन? यस, आ जाओ। दूसरा केस देखो, बड़ा मज़ेदार केस है। एक फर्म थी जिसने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए का सेल करा। सेल हुई कितने की? मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए की सेल हुई। ये जो फर्म थी, इस फर्म को एक कंपनी ने खरीद लिया। इट वॉज सक्सीडेड बाई अ कंपनी। और जब सारे एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र किए जा रहे थे कंपनीज को, तो ये जो मिस्टर एक्स की डेट थी ना, इट वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। कंपनी ने क्या किया कि मिस्टर एक्स की जो डेट इनको ट्रांसफ़र हुई थी उसको राइट ऑफ कर लिया एज बैड डेब्ट, उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया कि भैया ये तो 1 लाख रुपए हमें लगता है पुरानी कंपनी के हैं, हम तो वसूल नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये बंदा कहाँ रहता है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। क्या हुआ इसमें? इनकम टैक्स ऑफिसर जो था उसने इमीडिएटली नोटिस भेज दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भाई साहब, आप किस बिहाफ पे बैड डेब्ट का क्लेम ले रहे हो? आपने क्या कभी अपनी बुक्स में इस चीज़ को इनकम दिखाया था? बैड डेब्ट का पहला रूल है भैया, इनकम दिखनी चाहिए बुक्स में। तो ये कंपनी कहती नहीं सर, मैंने तो नहीं दिखाया था, पर मैंने जो पार्टनरशिप फॉर्म परचेज की है उसने अपना इनकम दिखाया था बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है भैया फिर तो उन्होंने दिखाया था, तो वही बैड डेब्ट्स क्लेम कर पाएंगे, आपको हम कैसे अलाउ कर दें बैड डेब्ट? विवाद हो गया। कंपनी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये दलील दी कि सर, हमने जब ये पुरानी फर्म परचेज करी थी तो हमने एक एक करके सारे एसेट्स भी अपने हाथ में लिए थे, सारी लाइबिलिटीज़ भी एज ऑन डेट जो भी थी वो भी अपने हाथ में ली थी। इन्हीं एसेट्स के साथ ये हमें बैड डेब्ट्स मिला था। हमने ऑलरेडी इसके लिए पुरानी कंपनी को पैसे दिए हैं। वी हैव परचेज्ड दिस डेट। अब अगर हमने इस डेट को परचेज करने के लिए पुरानी कंपनी को पैसे दिए हैं और पुरानी कंपनी ने इंटर्न आपको पैसे दिए हैं, जब वो इनकम हुई होगी, जब वो डेट रिकॉग्नाइज हुई होगी बुक्स में पुरानी कंपनी के, पुरानी फर्म के, तो पुरानी फर्म ने टैक्स पे किया होगा ना, उस पर इनकम दिखाया होगा, टैक्स पे किया होगा, क्योंकि अभी तक वो डेटर ही मान के चल रहे थे, बैड डेट नहीं कर रहे थे उसको। वो तो मान के चल रहे थे हाँ मार्केट में पैसा पड़ा है, उधारी में आ जाएगा। ये तो नई कंपनी घबरा रही है ना कि अरे नहीं नहीं भैया, इससे कौन पैसा वसूल करेगा, बैड डेट का क्लेम कर रही है। पर पुरानी फर्म ने प्रॉपर टैक्स पे किया था। जब एसेट और लाइबिलिटी सेल करी तो भी नई कंपनी से प्रॉपर पैसे लिए कि सर हम आपको नेट में इतने का एसेट दे रहे हैं और इतना हमें उस वैल्यू, एसेट की जो भी वैल्यू है प्लस हमें गुडविल एटसेट्रा जो भी, इतने पैसे हमें चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये केस नॉर्मल केस नहीं है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि अगर पैन नंबर चेंज हो गया तो अब ये बैड डेब्ट्स वाला सेक्शन जो है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, है ना, कि इस पैन नंबर पे इतना हमने इनकम दिखाया था तो उसी पैन नंबर पे हम बैड डेब्ट क्लेम कर सकते हैं। पैन नंबर चेंज हो गया तो बैड डेब्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल रूल यही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र राव के केस में कहा कि जहाँ सक्सेशन की बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पिताजी चला रहे हैं, पिताजी के देहांत के बाद बच्चा चलाने लगा, बिजनेस वही कंटिन्यू है, सक्सेशन हो जा रहा है बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्सेशन के केस में चूंकि सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, तो इसलिए बैड डेब्ट्स वाला जो सिस्टम चला आ रहा था वो भी फॉलो हो जाएगा, वो भी कंटिन्यू हो जाएगा वैसे के वैसे, और हम वो क्लेम बैड डेब्ट के खर्चे का नए वाले बंदे को भी दे सकते हैं, नए पैन कार्ड पे भी दे सकते हैं, अगर सेम बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है तो। बोलो दोस्त, ये बात समझ में आई?
सर और एक बार प्लीज़, अभी बताते हैं। एक सेकेंड, इसको न्यू स्लाइड पे डालिए। अब चलिए देखिए, वापस से स्टार्टिंग से समझते हैं। एक छोटी सी फर्म थी बेटा, इस फर्म ने अपनी कुछ इनकम रिकॉग्नाइज की थी, लेट्स से 1,00,000 रुपए की। ठीक, जब इनकम रिकॉग्नाइज की तो उस पर टैक्स भी दिया होगा, लेट्स से कि 30% टैक्स भी, हम 30,000 उन्हें टैक्स भी पे कर दिया, 30% लिख लेते हैं, 30% प्रॉपर टैक्स पे करा उस फर्म ने। ये टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बनी, वो इनकम कहाँ ट्रांसफ़र हो गई होगी फिर? रिजर्व एंड सरप्लस में, करेक्ट? तो कंपनी की नेट वर्थ का हिस्सा बनी होगी। दिस इनकम आफ्टर टैक्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या करता है? आपकी बैलेंस शीट में आपकी नेट वर्थ बढ़ा देता है। नेट वर्थ कैसे निकलती है पता है? एसेट माइनस लायबिलिटी करके। यानी कि अगर मैं नेट वर्थ का एक और तरीका है निकालने का कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो कुछ भी वेल्थ है उसको काउंट कर लो। इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या बोला जाए इसको, क्या वर्ड यूज होता है, फंड ही कह दें क्या इसको? इसमें शेयर कैपिटल आता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो जब कोई कंपनी खुद को सेल करना चाहती है तो कंपनी कैसे सेल होती है? शेयर्स के ट्रांसफर से सेल होती है, करेक्ट? यस, शेयर्स ही ट्रांसफर होते हैं ना, वही तो कंपनी की ओनरशिप क्या होती है? इक्विटी शेयर्स। हमने अपने इक्विटी शेयर किसी और को दे दिए तो क्या कहा जाएगा? अपनी कंपनी बेच दी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। जब हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो हमसे बोल रहा है कि क्या वैल्यू है अपने शेयर्स की, ज़रा बताइए भाई साहब। तो हमने मान लीजिए बोला कि भैया 1 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में करीबन 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, टोटल 6 करोड़ रुपए मेरे बिज़नेस की नेट वर्थ है। आप ऐसा करिए कि चूँकि पुराना बिज़नेस है तो आप मुझे 8 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं 8 करोड़ में खुश हो जाऊंगा। तो 6 करोड़ प्लस 2 करोड़ की गुडविल, हमने 8 करोड़ में मामला तय कर दिया। जब ये 8 करोड़ रुपए इस पुरानी कंपनी ने लिया, ये ओल्ड कंपनी ने अपनी बुक्स में जब 8 करोड़ लिया तो उसने किस किस चीज़ का पैसा ले लिया? ये जो 1,00,000 की इनकम थी जिसको डेट की तरह दिखाया गया था बुक्स में, इसकी डेट खड़ी थी ना बुक्स में, ये पैसा एक्चुअली तो मिला नहीं था, इसको भी काउंट कर रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल काउंट कर रहा है सर। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। इसका मतलब ये जो 1,00,000 रुपए हमने डेट अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गई। अब ये जो बंदा 8 करोड़ मुझे दे रहा है न्यू कंपनी, ये मेरे से सारी चीज़ें खरीदने के साथ साथ ये डेट भी खरीद ले रहा है। अब इस डेट के लिए इसने पैसे दिए हैं मुझे, फ्री में नहीं मिली है इसको। डेट के पैसे देने का मतलब क्या हुआ? तुम ऐसे समझो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। सपोज करो कि तुम्हारे पास तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुमने कुछ उधार पे सामान बेचा और तुम्हारे कस्टमर ने तुम्हें चेक दे दिया, तो वो चेक क्या हो गई? डेट हो गई है कि वो पैसा है, एसेट है, तुमको मिलने वाला है। तुमने वो चेक किसी और को बेच दी, तुमने वो चेक किसी और को बेच दी। 1,00,000 की चेक थी, तुमने बोला भैया 90,000 मुझे दे दो अभी के अभी, ये आप रख लो। तो जो बंदा आपसे चेक खरीद रहा है उसने आपको प्रॉपर पेमेंट करी है उस पैसे की, क्या उसका अधिकार बनता है कि वो पैसा वसूल पाए? बिल्कुल बनता है। ये सेम लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि यार देखो, वैसे तो हमने ये रूल बनाया हुआ है
कि बैड डेप्ट वाला जो खर्चा है ये हम उसी को अलाउ करेंगे जिसने इस खर्चे की जगह, मतलब जिसने इस डेट को पहले कभी इनकम की तरह रिकॉग्नाइज किया हो और उस पर टैक्स दिया हो। ये बात पहले बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो रूल है पहले वो समझो, फिर एक्सेप्शन की बात करते हैं। रूल क्या था? बड़ा सिंपल था भैया, आपने अपनी बुक्स में 1 लाख इनकम दिखाई, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें से 40,000 डूब गए सपोज करो आपके, तो हम आपको 40,000 का क्लेम देंगे। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि आपने 1 लाख की इनकम दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी, उस पर टैक्स दिया था कि नहीं दिया था। करेक्ट? यही रूल है ना। अगर आपने इनकम दिखाया तो ही आपको बैड डेप्ट का क्लेम मिलेगा। इस केस में क्या हुआ कि इनकम किसी और ने दिखाई थी अपने बुक्स में, क्लेम मांगने कोई और कंपनी आ गई, तो यहां मैटर फंस गया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला नहीं नहीं, हमारा तो रूल यही है कि भाई जिसने अपने पैन पे इनकम दिखाई थी उसी को एज ए एक्सपेंस हम लोग अलाउ करेंगे। लेकिन इस केस में नया क्या हुआ? इस केस में नया ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई साहब, इस कंपनी ने जब पुरानी कंपनी को, पुरानी फर्म को परचेज किया होगा, तो ये जो पैसे दिए हैं ना 8 करोड़ रुपए, ओल्ड कंपनी को ये जो 8 करोड़ रुपए दिए ना न्यू कंपनी ने, इस पैसों में ऑलरेडी इसने ये पैसा, ये डेट खरीद ली। इसने उसके लिए खर्चा कर दिया, वो डेट खरीद ली। अब अगर ये पैसा वसूल नहीं होता है तो इसका जेन्युइन नुकसान है, और उस नुकसान को हम अलाउ करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के सेक्शन में ही करेंगे। समझ में आई बात? सक्सेशन के केस में जज साहब कह रहे हैं कि सक्सेशन का जहां भी केस है, बाप से बेटे को मिल रहा है बिजनेस, या फर्म से कोई बिजनेस कंपनी खरीद ले रही है, तो ये माना जाएगा कि जो इनकम पे टैक्स हमें मिला है, जो फर्म ने दिया था, या मान लो पिताजी और बेटे वाला केस है तो पिताजी ने कभी इनकम पे टैक्स दिया था, इनकम को रिकॉग्नाइज किया था, उतना ही सेम क्लेम आने वाले सक्सेसर को भी मिलेगा। बस यही बात कह रहा है इस केस में। वीरभद्र राव का केस कहता है कि अगर आप सक्सेसर हैं तो सक्सेसर जो है वो पुरानी डेट्स को नई बैड डेट्स की तरह क्लेम कर सकता है। पुराना पैसा बाकी था, जो पुरानी कंपनी का पैसा बाकी था, लेकिन अब चूंकि हमने वो डेट भी खरीद ली है तो वो डेट पे हमारा भी अधिकार हो गया। जैसे मान लो मेरी ही एक कंपनी है, सपोज करो कि मैंने अपनी कंपनी में कुछ इनकम दिखाई थी 1 लाख रुपए, उस पर टैक्स पे करा था। अगले साल हमें लगा कि यार बिज़नेस बेच ही देते हैं, कौन हेडेक ले। तो जो 1 लाख रुपए मेरा बकाया था ना, उसका बिल था ना, मैंने वो सारी की सारी चीज़ें ही बेच दी, और नई कंपनी ने क्या किया, नया बिल इशू करा हमारे डेटर को कि भाई साहब ये पुरानी कंपनी का आपका बिल था, ये कंपनी अब हमने ख़रीद ली है, तो अब हम आपको नया बिल बना के दे रहे हैं और आज से 3 महीने की टाइम चालू होती है, 3 महीने के अंदर इस बिल का प्लीज़ पेमेंट करवा दीजिए। 3 महीने बाद जब वो पेमेंट नहीं कराएगा, हम उसको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने पे भी वो जवाब नहीं देता है। अब हम गवर्नमेंट से बोलेंगे कि भैया ये जो 1 लाख रुपया था जो मुझे मिलने वाला था, इट इज़ इररिकवरेबल नाउ, अब मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता, क्या मुझे बैड डेप्ट का क्लेम मिलेगा? तो पहले तो गवर्नमेंट मना कर रही थी, इनकम टैक्स ऑफिसर पहले मना कर रहा था, बोला था नहीं नहीं तुम्हें क्यों मिलेगा क्लेम, तो पुरानी कंपनी ने अपनी इनकम दिखाई थी, पुरानी कंपनी ने टैक्स पे करा था, उसको क्लेम मिलना चाहिए था। तो मैं बोलता हूँ भैया मैं ही हूँ वो पुरानी कंपनी, आई एम अ सक्सेसर, आई हैव परचेज्ड दैट कंपनी, आई हैव पेड मनी फ्रॉम माई पॉकेट टू बाई ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो वीरभद्र राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर आप सक्सेसर हैं तो यही माना जाएगा कि वो आपकी भी डेट है, क्योंकि भाई आपने एक्चुअली उस डेट को परचेज करने के लिए पैसे दिए हैं ना, ऐसे थोड़ी फ्री में सक्सेशन मिल रहा है आपको। अगर आप ओवर एमएल कमीशन की बात करो, या जैसे कोई कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेती है कि भाई पूरा का पूरा एसेट लाइबिलिटी अपना जो भी है बेच दो हमें,
तो उस केस में उसने जेन्युइनली पैसे दिए ना वो एसेट लाइबिलिटी परचेज करने के लिए, तो वो पैसे अगर डूब जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वीरभद्र राव के केस में ये कहा गया कि ऐसे केसेस में बैड डेब्ट का डिडक्शन आपको अलाउ होगा, भले ही ओरिजिनली आपने इनकम अपने अकाउंट में ना दिखाई हो या आपने टैक्स ना पे किया हो। बोलो, ये बात समझ में आई? ये वीरभद्र राव का केस क्या है? इट्स एन एक्सेप्शन टू द रूल। मेन रूल क्या है? मेन रूल कहता है भैया कि जिस पैन नंबर पे बैड डेब्ट आपने इनकम क्लेम करी थी, उसी पैन नंबर पे आपको खर्चा भी अलाउ होगा बैड डेब्ट का। लेकिन वीरभद्र राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कहीं भी सक्सेशन का केस है, सक्सेशन का केस है, तो वहाँ पे आपका ये पुराना रूल अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे हमें एक्सेप्शन देना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेशन के केस में क्या होता है कि जो बायर है वो पूरा का पूरा पैसा पे कर रहा है और सेम बिजनेस को कंटिन्यू करता आ रहा है। तो जब अगर वहाँ पे बैड इनकम क्लेम की गई थी, उस पर टैक्स दिया गया था, तो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा वो इनकम को ख़रीदने के लिए। एक और ऐसे समझो ना, सिंपल एग्जांपल, अरे मान लो तुम ही निकले बाज़ार में कोई बिज़नेस खरीदने के लिए, यार रनिंग बिज़नेस है, ख़रीद लेते हैं, अपना एक धंधा चालू हो जाएगा, बढ़िया महीने की कमाई होगी। तुम जब खरीदने गए तो उसने बोला यार मेरा ₹1,00,000 बाकी है, अभी कुछ मार्केट से उठाना है मुझे। तो जब तुम बार्गेनिंग करोगे तो वो जो बंदा तुमको बेच रहा होगा बिज़नेस ना, वो बोलेगा यार ₹1,00,000 तो मुझे मार्केट से ही उठाने हैं, वो ₹1,00,000 अपनी प्राइस में ऐड कर देगा, है ना। अगर 10 लाख का तुम नॉर्मली उसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो वो ₹1,00,000 ऐड कर देगा, बोलेगा भैया ₹1,00,000 तो मार्केट से भी उठाने हैं, एसेट्स हैं मेरे ना, तुम अगर मेरे बिजनेस को ले लोगे तो मार्केट से मैं थोड़ी उठाऊंगा, अब तो तुम ही उठाओगे। तो मैंने एक्चुअली वो ₹1,00,000, मतलब नई कंपनी ने एक्चुअली वो ₹1,00,000 पे किया होगा पुरानी कंपनी को कि भैया ये लो, तुम ₹1,00,000 हमारी तरफ से रख लो, अब उसकी वसूली की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो बेचारे ने तो पूरी जिम्मेदारी उठा ली उस 1,00,000 की। जब पूरी जिम्मेदारी उठा ली और उसमें से एक्चुअली पैसा डूब रहा है, तो उसको क्लेम ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक? यस? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ओहो हो, क्या बात करें फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की। तो बेटा इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। एक ज़माना था, ये मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, और उनके बेटे थे संजय गांधी जी, जो बड़े ही उत्साहित थे पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके। उनको ये लगता था कि इस देश में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो आधे से ज़्यादा समस्या का तो ऐसे ही समाधान हो जाएगा। जब उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने क्या बोला कि यार गवर्नमेंट्स में टारगेट दे दिए, पीएसयूज़ में और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे दिए, गवर्नमेंट कंपनीज़ को टारगेट दे दिए कि भैया कम से कम इतने लोगों का ये वेसेक्टोमी का ऑपरेशन कराना है ताकि ये और बच्चे ना पैदा कर सकें। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स में एक सेक्शन डाला गया फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को लेके कि अगर आप कोई भी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी इनकम टैक्स में। ठीक, एक सिंपल लाइन में देखो क्या बात कह रहा है। एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉयज इज अलाउेबल एज डिडक्शन। फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं नसबंदी करा दो सबकी। आपने अभी कोई नहीं करता फैमिली प्लानिंग, वो बीत गया ज़माना। तो आपने हो सकता है मान लो पैम्पलेट छपवाए हों अवेयरनेस फैलाने के लिए कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, पोस्टर छपवा लिया और बांट दिया, पूरा फैक्ट्री में लगा दिया, तो वो भी खर्चा है। फैमिली प्लानिंग आप प्रमोट कर रहे हो, खर्चा पूरी तरह से अलाउड है एज डिडक्शन। ठीक, दूसरी बात हाँ 2 बच्चे हैं मीठी खीर दूसरी बात कह रहा है गवर्नमेंट कि अगर वैसा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, ठीक है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस क्या हुआ, तो अभी मान लो आपने क्या किया है कि अपने आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा आपका सेटअप है, आपने उसी में एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया वेसेक्टोमी कराने के लिए, और प्रॉपर आपने
जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स खरीद के लगा दिए उसमें। डॉक्टर्स को ला के बिठा दिया कि भैया ऐसा करो कि जो भी हमारे स्टाफ की तबीयत ख़राब होगी वो तो देखते ही रहना, फिलहाल अभी टारगेट के हिसाब से मुझे इतने लोगों की नसबंदी करानी है, सारे एम्प्लॉयज़ को मैं लाइन लगा के भेज देता हूँ, तुम उनकी नसबंदी करते रहो। ठीक है, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, आपने एक बार में ज़्यादा खर्चा कर दिया फैमिली प्लानिंग पे। कुछ कंपनी ने किया था जो मतलब बड़ी कॉर्पोरेट भी क्या है ना, वो पॉलिटिक्स से मिला रहता है, तो जो कंपनीज एकदम मिली हुई थी सरकार के साथ वो कंपनी ने तो दबा के खर्चा किया। तो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस है उसको कहती है गवर्नमेंट कि यार एक साथ मत क्लेम करो, ऐसा करो 1/5 करके 5 सालों में ले लेना। ठीक, ओके, क्लियर है। अब तुम्हें मैं एक बात याद दिलाऊं, तुमने पढ़ा था एक खर्चा था, उसका नाम था अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा, वैसे मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी तो आगे आएगा ही, लेकिन चलो खैर बता ही देता हूँ, अब बात निकल गई है मुंह से तो वापस क्या खींचना। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपने एक पढ़ा था, आपने एक पढ़ा था अनअब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, याद है? ये दोनों की क्या क्वालिटी थी कि यार इन दोनों केस में ना लॉस बड़ा होता था और उस लॉस को आप अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो। सेम स्टेटस असाइन किया गया फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। मतलब आपने सपोज करो कि 10 लाख रुपए का खर्चा किया, आपका प्रॉफिट 2 ही लाख का है, तो 8 लाख रुपए अनअब्जॉर्ब्ड हो गया। तो जैसे डेप्रिशिएशन, अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होते रह सकते हैं, सेम स्टेटस अनअब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का भी है। ये खर्चा भी इन्फिनिटी तक इन दोनों के साथ कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड टिल इन्फिनिटी। इन तीनों के अलावा और कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जिसको इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करने का राइट दिया जाए। डन? ओके, चलो अच्छा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का जो क्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एसएससी को मिलता है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। ठीक, सेकेंड पॉइंट वही बोल रहा है जो मैंने तुमको अभी अभी समझाया कि कोई भी फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको डिडक्शन अलाउ नहीं दिया गया क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, तो उसको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा है। इसी चीज़ को समराइज़ करने के लिए एक छोटा सा चार्ट है, इसको देखता हूँ मैं, जूम कर सकते हैं क्या? नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मतलब कंपनी के अलावा कोई भी हो, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। ठीक है, देखो एक सुंदर सा चार्ट बनाया है उसके लिए। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ किसने करा? कंपनी एसएससी ने करा या अदर एसएससी ने करा? अगर कंपनी ने किया तो हम देखेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यार ये हाईलाइट करने पे मैं देख रहा हूँ ना क्लैरिटी कम हो जा रही है इसकी। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पूरा का पूरा सेम ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा इसका, फुल्ली डिडक्टिबल। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1/5 करके 5 सालों में मिलेगा। वहीं अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एसएससी फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर कर रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो भी डिडक्टिबल नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो भी डिडक्टिबल नहीं है। सीधी बात, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर किसको अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी को। डन? ये बात एकदम क्लियर? इसको टिक लगा सकते हैं कि हो गया? यस, वेरी गुड। अब आ जाओ,
अगला टॉपिक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको अपन प्यार से बोलते हैं STT और CTT। ये दो खर्चे हैं जो सेक्शन 36 अलाउ करता है। सर ये होता क्या है? पहली बात, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये वो टैक्स है जो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ सॉरी, जब भी आप कोई शेयर्स लिस्टेड कंपनी के प्रॉपर मतलब एक्सचेंज पे जाके जीरोधा का अकाउंट खोला आपने या एंजल ब्रोकिंग का या कोई भी जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट खुला है, बैंक्स वाले भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, आप डीमैट अकाउंट में गए, आपने कोई भी शेयर परचेज करा या सेल करा, जब फाइनल सेटलमेंट होता है तो चंद पैसे आपके एक्स्ट्रा लिए जाते हैं आपसे, या अगर आपने सेल करा है तो चंद पैसे कट के मिलते हैं या चार्जेस में डाल दिए जाते हैं। ये जो चंद पैसे कटते हैं इसमें कई चीज़ें होती हैं। जो आपका ब्रोकिंग हाउस है वो अपनी ब्रोकरेज लेता है, उस ब्रोकरेज पे GST चार्ज करता है, फिर कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं पैसे यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करने के, फिर होता है STT सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है ये सीधे सीधे आपके सेल अमाउंट पे या परचेज अमाउंट पे, जो भी आपने लिस्टेड शेयर्स खरीदे या बेचे, उस पे कैलकुलेट होता है। जितना भी आपने पे करा सारा का सारा खर्चे की तरह अलाउड है। बस क्या कंडीशन है कि या तो आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह उन शेयर्स को रखा हो या आपने इंट्राडे ट्रांजैक्शन किया हो। ठीक है, आपने स्टॉक खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैं कभी कहीं से स्पेयर पैसा आता है ना तो कुछ शेयर्स खरीद के छोड़ देता हूँ। क्या वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है? क्या मैं बेचने के लिए, ऐसा मेरा काम है उसको खरीदना बेचना? नहीं, वो तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए अपना लेके छोड़ा हुआ है यार। कभी भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ी, बुरा वक्त आया तो उसको बेचेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे 10 साल 15 साल 20, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे अरे वाह क्या बात है, पापा ने तो बड़ा बढ़िया पोर्टफोलियो छोड़ा है हमारे लिए, बच्चों के काम आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग कौन करता है? वो मेरे को रोज़ इसी से पैसे कमाने। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है ना उसका फुल टाइम बिजनेस ही है ये, वो इसी से पैसे कमा रहा है, इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह दिखाता है, इस पर टैक्स पे कर रहा है वो, तो उसके लिए तो बिजनेस एक्सपेंस है, उसको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी एग्जांपल लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाला, क्या मुझे डिडक्शन अलाउ होगा सेक्शन 36 में? नहीं भैया, मेरा बिजनेस थोड़ी है। अगर उससे होने वाली इनकम को मैं बिजनेस इनकम में नहीं दिखा रहा हूँ तो जो खर्चे हो रहे हैं मेरे को वो शेयर को एक्वायर करने में, क्या वो बिजनेस में एक्सपेंस अलाउ होने चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं होने चाहिए। जब तुम इनकम रिकॉग्नाइज करोगे बिजनेस इनकम, तो भी ना उसके अगेंस्ट खर्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ताली दो हाथों से बचती है, अगर इनकम है तो ही एक्सपेंस है। तो दो तरीके से इनकम हो सकती है, दो तरीके से BGBP में शेयर्स की इनकम आ सकती है। अगर आप उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज़ कर रहे हो तो स्टॉक इन ट्रेड की तरह कौन यूज़ करता है? बेटा जो ब्रोकर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जीरोधा, एंजल, मोतीलाल ओसवाल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन ब्रोकर्स के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। वो खरीद के रख लेते हैं, फिर क्या करते हैं अपने कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं कि अरे वो भैया रिलायंस का शेयर लेना है क्या, बहुत बढ़िया है खरीद लो। फिर वो अगला बोलेगा ठीक है भैया लगा दो, तो 50,000 रुपये का खरीद लेंगे उसके बिहाफ पे, प्लस अपनी ब्रोकरेज कमीशन चार्ज कर लेंगे। इनका काम ही यही है। इन्होंने शेयर्स किस लिए रखा है? बेचने खरीदने के लिए। स्टॉक इन ट्रेड है उनका, बेचने के लिए खरीद रहे हैं ये शेयर्स। और इंट्राडे वाले कौन है? इनका तो फुल टाइम बिजनेस ही यही है, शेयर खरीदो शेयर बेचो, उसी से पैसा आए, उसी से कमाई चले, घर चले हमारा। स्पेक्यूलेटिव इनकम बोलते हैं इसको, स्पेकुलेटिव इनकम। आगे आएगा, इनफैक्ट आगे क्या पीछे भी आ चुका है। स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ा था हमने, याद है? स्पेकुलेटिव बिजनेस ये ब्रोकर्स के लिए नॉर्मल बिजनेस है और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो जब बिजनेस वर्ड आ गया तो इसका मतलब इसकी इनकम PGBP में टैक्सेबल होगी, और अगर PGBP में इनकम टैक्सेबल हो गई तो फिर इसका जो खर्चा है वो भी कहाँ क्लेम करोगे? PGBP में ही क्लेम करोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। कौन सा सेक्शन अलाउ कर रहा है आपको PGBP में खर्चा क्लेम करने को? सेक्शन 36। क्लियर? ओके, यस। STT का ही छोटा भाई है CTT,
यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जैसे आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो ना, वैसे ही कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स सेल होते हैं MCX में, कमोडिटीज़ के मार्केट में। गोल्ड फ्यूचर, सिल्वर फ्यूचर, धनिया फ्यूचर, जीरा फ्यूचर, आप जो जो सोच सकते हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल नहीं है, वो तो कहो कि मैंगो फ्यूचर नहीं है, बनाना फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बनाना और मैंगो पेरिशेबल आइटम्स हैं, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएंगे। हर वो चीज़ बेसिकली, सारे स्पाइसेस या मेटल्स, इस तरह की चीज़ें जो स्टोर की जा सकती हैं, जो ख़राब नहीं होती हैं। सिर्फ एग्रीकल्चरल नहीं, नॉन एग्रीकल्चर भी होता है, जैसे कि आपका ये हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, और क्या था, अल्मुनियम था, क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल इज़ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट components in the commodity market। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेड होती हैं हैवी वॉल्यूम में। तो जब इन चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, तो जैसे शेयर्स में STT पे करना पड़ता था आपको, यहाँ पे CTT पे करना पड़ता है, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑफ कोर्स अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कमोडिटीज़ में जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हेजिंग के लिए होता है। लाइक सपोज आई एम अ ट्रेडर ऑफ अल्मुनियम, मैंने बहुत सारा अल्मुनियम परचेज करके रखा हुआ है जो मेरे को 1 महीने बाद सेल करना है। अब 1 महीने बाद अल्मुनियम की मार्केट प्राइस अप डाउन हो सकती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे डील पे उसका असर पड़े। तो मैं क्या करूँगा कि जो 1 महीने बाद मेरे को सेल करके पैसा मिलने वाला है, मैं आज ही एल्युमिनियम फ्यूचर सेल कर दूँगा, एल्युमिनियम का फ्यूचर जाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दूँगा। 10% ही तो लगना है, पूरे पैसे थोड़ी देने होते हैं। तो मैंने 10 सेल कर दिया। अब जब सेल किया तो कुछ उस पर खर्चा लगा होगा, CTT गवर्नमेंट ने लिया होगा मेरे से, मेरा जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है। मैंने अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए कमोडिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन किया है, जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है। जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है तो बिल्कुल आपके PGBP के हेड में अलाउ हो जाएगा। जैसे STT अलाउ होता है, वैसे ही CTT भी अलाउ हो जाएगा। CTT में एक लाइन क्यों लिखी हुई है अलग से, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब आप नॉन एग्रीकल्चरल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो तो ही CTT आपकी बिजनेस इनकम है, सॉरी बिजनेस एक्सपेंस है। क्योंकि जब भी आप एग्रीकल्चरल इनकम की बात करोगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करोगे, तो एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। जो इनकम एग्जेम्प्ट है, क्या उसके अगेंस्ट हम खर्चा क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। अभी तो 1-2 क्लास पहले दिखा हमने, अभी 1-2 क्लास पहले ये बात पे डिस्कशन हुआ था, राइट? है ना? सो फॉर द सेम लॉजिक, CTT जो है वो बिजनेस एक्सपेंस की तरह बिल्कुल अलाउड है, बशर्ते आप नॉन एग्रीकल्चरल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हो। गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, क्रूड, अल्मुनियम, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, CTT पे कर रहे हो, तो आप उसमें जो CTT पे हुई है वो बिजनेस एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकते हो। हाँ, अगर आपने कोई धनिया फ्यूचर, मरचा फ्यूचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ खरीदा है, तो भैया वो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल है तो एग्रीकल्चरल इनकम में चला जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंस में चला जाएगा, उसका कोई क्लेम नहीं है। डन। STT और CTT पे बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो ये टॉपिक को मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसमें आपको और ज्ञान दूंगा। बट दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, विल रैप अप टुडे, विल डू दिस टुमारो नाउ। कल कौन सा दिन है? देखो बुधवार, अच्छा आज ही वेंसडे है क्या? कल थर्सडे। बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड कीप बीइंग ऑसम।